मेरा सवाल अब अगला बिहार चुनाव को लेकर है। बिहार चुनाव में जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 40 में से 39 सीटें बीजेपी ले गई लोकसभा की। क्या लगता है आपको महागठबंधन का हिस्सा होने के बाद सीपीआई को और बीजेपी का मुकाबला करना आसान होगा महागठबंधन को? देखिए, बात आसान और कठिन का नहीं है, बात सही और गलत का है। सही बात हम कहेंगे, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। सच के साथ हम खड़े खड़े होंगे, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल परिस्थिति में भी सच के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। हार और जीत वो जनता के मंतव्य पर निर्भर करता है, वो जनता के मत पर निर्भर करता है। अगर उनको लगेगा कि नहीं, हमारी लड़ाई में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो आज नहीं तो कल यह प्रतिकूल परिस्थिति भी बदलेगी, अनुकूल माहौल पैदा होगा। और इस देश में जमहूरियत का इतिहास बहुत पुराना है। इस देश में सबके मिलजुल कर साथ रहने की परंपरा बहुत पुरानी है। और इस देश का इतिहास ऐसा नहीं है कि कोई 5-6 साल में आएंगे और पूरी तरह से बदल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि परिस्थिति कठिन है, इस बात से मैं नहीं इनकार करता हूँ कि घने कोहरे हैं, घना काला बादल छाया हुआ है, लेकिन कल का सूरज निकलने से कोई घना बादल रोक नहीं सकता। अब आप क्या करेंगे? मतलब ये तो आप पहले भी कह चुके हैं बीजेपी आरएसएस का विरोध, लेकिन अब आगे जो लोगों को उनके जो आप कहते हैं ना कि उनके पीछे की ये संविधान विरोधी हैं, ये जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, अब आपका क्या है? आगे लोगों को कैसे समझाएंगे कि ये इनका जो पीछे का चेहरा है उसको समझिए, इसके लिए आपके पास क्या है? देखिए, ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक चेहरे पे केंद्रित होकर के, एक व्यक्ति पे केंद्रित होकर के हमें अपने आंदोलन की रणनीति, उसकी कार्यनीति नहीं बनानी होगी। हमको सामूहिक तौर पर ये सोचना पड़ेगा कि जो लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय के हों, जब उनके ऊपर सरकार दमन करती है तो ये नहीं देखती है कि आप किस धर्म से हैं और किस जाति से हैं। स्वाभाविक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं उनके ऊपर सरकार के दमन की जो राशि है, जिसको कहते हैं अमाउंट है, वो डबल हो जाता है। मान लीजिए कि कहीं दंगा हुआ हो तो जो मेल मेंबर होते हैं किसी समुदाय के, तो उनकी तो सिर्फ हत्या होती है, लेकिन अगर कोई फीमेल मेंबर होती हैं तो उनके साथ बलात्कार भी होता है और हत्या भी होती है। तो यही स्थिति जो है वो सरकार के द्वारा जो दमन किया जा रहा है उसके ऊपर भी लागू होता है कि आपका नाम और उपनाम जो है उसको देख करके आपके ऊपर होने वाले दमन की राशि जो है वो कम और ज़्यादा होती है। लेकिन ओवरऑल क्या है? ओवरऑल ये है कि सरकार के खिलाफ आज जो भी खड़े हो रहे हैं, सरकार उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। तमाम विद्यार्थियों को जेलों में डाल रही है, दर्जनों लोगों को जेल में डाल करके रखा है। लोग खुद ही बोलने, लिखने, पढ़ने से घबराने लगे हैं। इस डर के माहौल से बाहर आकर के हमें एक लार्जर यूनिटी बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक मजबूत एकता बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं एक व्यक्ति के चेहरे पर केंद्रित होने की बजाय, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द कोई डिस्कोर्स चले इसकी बजाय, मैं चाहता हूँ, ये हमारी इच्छा है कि एक व्यापक एकता बने। और यह जो सरकार है जो जन विरोधी काम कर रही है, जो जनता के खिलाफ काम कर रही है, जो देश की मूल्य और परंपरा है उसके खिलाफ काम कर रही है, उसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन हो और हम देश और समाज को एक बेहतर परिस्थिति में ले जाने का अपना प्रयास करें। और मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने बिहार के लेवल पे, सिर्फ मैंने नहीं सभी लोगों ने मिल करके एक शानदार आंदोलन किया। और बिहार एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी चर्चा दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं, जो दिन भर लोगों को आंदोलनकारी होने का प्रमाण पत्र बांटते रहते हैं, उन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि भाजपा शासित राज्य है, जहां भाजपा सरकार में है, लेकिन बिहार विधानसभा से एनआरसी के खिलाफ अनअपोज्ड निर्विरोध रेजोल्यूशन पास हुआ। और कहीं ना कहीं लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि बिहार में जो आंदोलन हुए, जो जनगण मन यात्रा निकाली गई, पटना के गांधी मैदान में जो वो इतनी शानदार रैली हुई, उसका एक असर जो है सरकार के ऊपर था, उसका एक दबाव सरकार के ऊपर था।